नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके लेकर के आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स लाइक ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है और क्या है रूल ऑफ लॉ, ये सब हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज़। तो ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। हमने ऐसे इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज किया है कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो के साथ बने रहिए, इसको स्किप ना करिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव होता क्या है। तो यह फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि फ्रांस की जो प्रशासनिक विधि है उसको ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आते हैं ऐसे रूल्स, यानी यह है ऐसे रूल्स की बॉडी जो डिटरमाइन करती है या निर्धारित करती है ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और रेगुलेट करती है रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन का विद द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के सिटीजन्स के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करती है। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो रूल्स नहीं आते हैं और ऐसे प्रिंसिपल्स भी नहीं आते हैं, सिद्धांत नहीं आते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स के द्वारा ही बनाए गए नियम होते हैं। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के फाउंडर थे नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको स्टार्ट किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू करी थी काउंसिल डेटा, जो कि थी सिविल सर्वेंट्स का एक संगठन था, और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें उसने डिप्राइव कर दिया था लॉ कोर्ट्स को अपने जुरिडिक्शन से कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर कोई लॉ नहीं बना सकते हैं, और अनदर ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें कहा था कि ऐसे मैटर डिटरमाइन करे जाएं केवल काउंसिल डेटा के द्वारा। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी ये जो नियम था इसके क्या प्रिंसिपल्स है 3। तो वलाइन जो कि फ्रेंच जूरिस्ट हैं, इन्होंने 3 बेसिक प्रिंसिपल बताए। पहला है द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्ट सुमोटो, यानी कि सुमोटो मतलब होता है स्वयं से ही कॉग्निजेंस लेना, यानी कि खुद की इच्छा से बिना किसी की कंप्लेंट के कार्य करना। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का दूसरा सिद्धांत है कि यह जो पावर है इनकी डिसीजन लेने की और जो है इनको सुमोटो एग्जीक्यूट करने की, ये केवल एक्सरसाइज करी जाएगी उन्हीं केसों में जो कि इंडिविजुअल्स की लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस यानी कि प्रशासनिक मनमानी के विरुद्ध, यानी कि अगर प्रशासनिक मनमानी हो रही है और किसी के व्यक्तिगत जो लिबर्टी है वो छीनी जा रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन लेगा और उसको सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर के एक्ट करेगा। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का तीसरा सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन होगा वो स्पेशलाइज्ड होगा, यानी कि इसके अंडर जो बनाई गई है काउंसिल डेटा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के विरुद्ध में अपील भी की जा सकती है, और इवन वहाँ तक अपील की जा सकती है जहाँ पर लॉ साइलेंट है या फिर ये जो डिसीजन है वो ऐसे किसी ट्रिब्यूनल ने दिए हैं जो कि फाइनल अथॉरिटी रखते हैं, तब भी काउंसिल डेटा में अपील की जा सकती है। इस सबका एक बहुत अच्छा रिजल्ट यह था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि काउंसिल डेटा जो थी वो रिव्यू करती थी हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। काउंसिल डेटा में एविडेंट सिविल सर्वेंट्स थे, यह डील करती थी वैरायटी ऑफ मैटर्स के साथ लाइक क्लेम ऑफ डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यानी कि अगर कोई सरकार कर्मचारी कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर देता है तो जो क्लेम होगा डैमेजेस के लिए उसके बारे में डील करती थी। ये इनकम टैक्स से डील करती थी, पेंशन से डील करती थी, डिस्प्यूट इलेक्शंस, पर्सनल क्लेम्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स अगेंस्ट द स्टेट फॉर रॉन्गफुल डिसमिसल और सस्पेंशन एंड सो ऑन, यानी कि यह सिविल सर्वेंट्स के पर्सनल क्लेम्स को भी डील करती थी। इट हैज़ इंटरफियर्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ, यानी कहीं लॉ की एरर दिखती थी तो वहाँ पर भी ये इंटरफियर करती थी। काउंसिल डेटा और लैक ऑफ जुरिडिक्शन के मामले में भी, इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर यानी प्रोसीजर खराब होता तब भी, डिटोर्नमेंट, डी पोवर यानी कि मिस एप्लीकेशन ऑफ पावर, अगर कोई जो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उसमें भी काउंसिल डेटा रिएक्शन लेती थी, एक्शन लेती थी उसके विरुद्ध। जानते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब है कि कानून का शासन, और यह जो है डाइसी के अनुसार वन ऑफ द बेसिक फीचर है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का। इसकी कई सारी डेफिनेशंस हैं। इसका ओरिजिन हुआ था तो एडवर्ड कॉक ने इंग्लैंड में किया था इसका ओरिजिन। जब उन्हें यह महसूस हुआ, उन्होंने माना कि जो किंग है वो गॉड और लॉ के अंडर होना चाहिए, नियम और ईश्वर के अंडर होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि लॉ एग्जीक्यूटिव से भी बड़ी है। उसके मानना था कि आर्बिट्ररी पावर नहीं होती है बिल्कुल भी गवर्नमेंट में, यानी गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती है,
और इसका मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास में डिस्क्रिशनरी पावर्स होती नहीं है, केवल उन पावर्स के अलावा जो कि लॉ ने उसे प्रदान करी है, कन्फर्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ प्रदान करेगी केवल वही पावर्स वो यूज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा कोई भी विवेक की शक्ति यूज नहीं कर सकता है, इसका ये मानना है। का मानना था कि किसी भी इंसान को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ब्रीच ऑफ लॉ नहीं किया गया हो, यानी कि जो ऑर्डिनरी लीगल मैनर में जो लॉ स्थापित की गई है उसका ब्रीच न कर दिया हो तब तक किसी भी इंसान को पनिश नहीं किया जाएगा। चलिए जानते हैं अब इसके बारे में अधिक एमसीक्यूज के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सेड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, सर एडवर्ड कोक ने शुरू किया था, अभी हमने पढ़ा ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज रूल ऑफ लॉ मीन्स द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ, यानी कि जो रेगुलर लॉ है उसकी सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस को बताता है किस पर, आर्बिट्ररी पावर्स पर और उनके इन्फ्लुएंस पर। यह एक्सक्लूड करता है आर्बिट्रेरीनेस, प्रीरोगेटिव और वाइड वाइड डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है तो उसको ये अपोज करता है, एक्सक्लूड करता है। ऐसा किसका कहना था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, डायसी का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु मेंटेन दैट द किंग शुड बी अंडर गॉड एंड लॉ एंड दैट देयर वॉज नथिंग हायर देन लॉ, यह किसने मेंटेन किया कि जो किंग है, जो राजा है, वो कानून और ईश्वर के नीचे रहेगा और यहाँ पर लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर सही है सर एडवर्ड कोक, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि जो कंट्री की ऑर्डिनरी लॉ है वह इक्वली अप्लाई होनी चाहिए सभी लोगों पर और उसमें किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ही क्यों ना हो। तो ऐसा किसका कहना है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, डायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रॉट द बुक डी लेस स्पिरिट डैश लॉज द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बुक किसने लिखी, तो ऑप्शन ए सही है, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who said if the executive and the legislature are the same person or body of persons, there would be a danger of the legislature enacting oppressive laws which the executive will administer to attain its own ends, यानी ऐसा किसने कहा कि यदि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो एक ही व्यक्ति द्वारा हैंडल करी जाएंगी या एक ही व्यक्ति द्वारा प्रिसाइड करी जाएंगी, तो जो लेजिस्लेचर है वो ऐसे लॉज बनाएगा, ऑपरेसिव लॉज, जिनको एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्टर करेगा अपने खुद के एंड्स को पाने के लिए, यानी खुद के कामों को करने के लिए। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ वंस राइटली स्टेटेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो इसने किसने कहा था कि जो शक्ति है वो करप्ट कर देती है और एब्सोल्यूट शक्ति जो होती है वो बिल्कुल ही करप्ट कर देती है, ऐसा कहने वाले थे लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा किसने कहा था कि इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो ब्रॉड सेंस में है केवल, और रिगिड सेपरेशन ऑफ पावर्स केवल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन यह इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। तो ऐसा कहने वाले थे, ऑप्शन ए सही है, जस्टिस रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा किसने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो नहीं अपनाया है, लेकिन फिर भी इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट्स की, उसमें सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड दिखते हैं वो, यानी कि उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस दिखता है। तो ऐसा कहने वाले थे, ऑप्शन सही है वी, जस्टिस मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा किसने कहा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन के, कोई भी तीन सेपरेट ऑर्गन जो है रिपब्लिक के वो एक दूसरे का फंक्शन टेक ओवर नहीं कर सकते, ऐसा किसने कहा था, तो आंसर सही है ऑप्शन डी, जस्टिस वेग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स डिवाइड्स द टास्क ऑफ स्टेट्स इनटू लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी सही है, सब में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा किसका कहना था कि यदि लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ यूनाइट हो गई एक सिंगल पर्सन में या फिर एक सिंगल बॉडी ऑफ मजिस्ट्रेट में, तो कोई भी लिबर्टी नहीं होगी, क्योंकि एक इंसान को यह डर हो सकता है कि जो सेम मोनार्क है, एक ही व्यक्ति है कि तानाशाह या सीनेट, वह टायरेनिकल लॉज बनाएगा, अत्याचार करने वाली लॉज बनाएगा और उन्हें अत्याचार तरीके से टायरेनिकली एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसा कहना था, ऑप्शन सी सही है, मॉन्टेस्क्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऐसा किसका कहना था कि ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइन एज द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ऐसे समूहों की एक्टिविटी है जो कोऑपरेट कर रहे हैं कोई सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो ऐसा कहा था, ऑप्शन ए सही है, हर्बर्ट ए साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह किसने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ह्यूमन बींग्स जॉइंटली इंगेज्ड इन वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व किया जाता है एक साथ काम करके एक कॉमन गोल्स को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा कहा था, ऑप्शन बी सही है, जॉर्ज ई बार्कले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका व्यू था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है और डायरेक्शन है ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का अचीव करने के लिए डिज़ायर एंड्स, यानी कि जो इच्छित फल है उनको प्राप्ति के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का। ऐसा कहने वाले थे, ऑप्शन सी सही है, फिफ्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा किसने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गवर्नमेंट का कार्य करना आता है, चाहे वो एक्सरे मशीन जो हेल्थ लेबोरेटरी में चला रही है वो हो, या फिर किसी मिंट में मनी को बनाना हो, पैसे छापना हो वो हो। तो ऐसा कहने वाले थे, ऑप्शन ए सही है, पिफनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who said so that administration consists of getting the work of government done by coordinating the efforts of the people so that they can work together to accomplish their set task। तो ऐसा कहने वाले थे, इसका ऑप्शन सही है, डी, फिफनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा किसका स्टेटमेंट था कि कई सारे अनइलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट्स को भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं सिटी के हेड, काउंटी, रीजनल, स्टेट और फेडरल डिपार्टमेंट्स सच एज म्यूनिसिपल बजट डायरेक्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स एचआर एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिटी मैनेजर्स, सेंसस मैनेजर्स, स्टेट मेंटल हेल्थ डायरेक्टर्स एंड कैबिनेट सेक्रेटरीज। तो ऐसा कहने वाले थे, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, कैटल, डोनाल्ड एंड फैसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग लेस देन द होल गवर्नमेंट इन एक्शन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट आर फुलफिल्ड, यानी कि यह एक तरीका है जिससे कि जो सरकार के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको फुलफिल किया जाता है। तो ऐसा कहना था, ऑप्शन सी सही है, चक्रवर्ती एंड भट्टाचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पज द फुलफिलमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट के लिए सारे के सारे ऑपरेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, एल डी वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह किसका स्टेटमेंट है कि इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन विच एंश्योर्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बाय मेंटेनिंग प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन डी, फेलिक्स ए नीग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज अ क्रिटिक ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नोन एज ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, डायसी क्रिटिक्स थे इस सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु सेज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज मेड अप ऑफ all these legal rules either formally expressed by statute or implied in the prerogative which have as their ultimate object of fulfillment of public law। तो इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, एफ जे पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हुज व्यू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेट्स टू दैट पोर्शन of a nation's legal system which determines the legal status and liabilities of all state officials, यानी कि सारे स्टेट के जो भी अधिकारी हैं उन सब के स्टेटस और लाइबिलिटी को जो निर्धारित करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ऐसा किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, डायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ऐसी डेफिनेशन किसने दी थी कि यह लॉ है एप्लीकेबल टू दोज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, उन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी पे एप्लीकेबल है जो पजेस करती हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एडजुडिकेटिव अथॉरिटी। तो इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन डी, स्क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट द बुक अ थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, विलियम बिशप ने लिखी थी ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल इंटरनेशनल लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कन्वर्जिंग इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ। तो ऑप्शन ए है ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, बी डिसइन्वेस्टमेंट, सी डीरेगुलेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लॉ इज कंसर्न्ड विद कंपोजिशन, पावर, ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन सब के साथ कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द काउंसिल डेटा डील्स विद अ वैरायटी ऑफ मैटर्स लाइक क्लेम्स ऑफ डैमेजेस, हाँ इनसे डील करता है। इनकम टैक्स, पेंशंस एंड इलेक्शंस, इनसे भी डील करता है। पर्सनल क्लेम्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इनसे भी डील कर सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव।